Hello everyone, this is Shikha Jasin Shekhawat. Nice to meet you all and welcome to my channel Lawlessness with Shikha. आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली पूछी जाती है। बाकी कॉलेज एग्जाम में इतनी ज़रूरी नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि एक्ट नंबर, ये एक्ट नंबर कौन सा है? 45 ऑफ 2023। ये काफ़ी सारे पेपर्स में पूछा जाता है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था राजस्थान का JLO का एक पेपर हुआ था, उसके अंदर भी एक एक्ट नंबर पूछा गया था। वो शायद जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसका नंबर पूछा गया था, तो एक्ट नंबर याद रखना। सेकंड, इसको एसेंट किस दिन मिला है? तो इसको एसेंट मिला है प्रेसिडेंट से 25 ऑफ दिसंबर 2023। दैट इज द रीजन कि हम इस एक्ट को BNS 2023 बुलाते हैं। अब ये किस दिन से लागू हुआ है या एस्टैब्लिश हुआ है, किस दिन से? ये 1 जुलाई 2024 से। इसके अलावा ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एंट्री नंबर 1 के अंदर। अगर हम कुछ चीज़ों को साथ साथ में लगातार पढ़ते रहेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाती है। और लास्ट पॉइंट, हाँ, इसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 20 और सेक्शन है 358। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पता होनी चाहिए, अदरवाइज इतना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन नंबर बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट, इनके बारे में, बट सिर्फ इनके बारे में बात नहीं करता है, काफ़ी और चीज़ों के बारे में बात करता है। टोटल सब सेक्शन 6 है। तो सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, द भारतीय न्याय संहिता 2023, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। सबसेक्शन 2 कमेंसमेंट के बारे में बोल रहा है। तो कमेंसमेंट इसका हुआ एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस दिन नोटिफाई किया कि हम नोटिफाई किस में करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑफिशियल गैजेट के अंदर। और कब से ये कमेंस हुआ है? 1 जुलाई 2024 से। ये डेट भी याद रखनी है। एसेंट की डेट अलग होती है। इस दिन 25 ऑफ दिसंबर 2023 को ये एक्ट बन चुका है। प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया, सील लगा दी है। लेकिन ये किस दिन से कमेंस होगा, किस दिन से लागू होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। किस में बताएगी? ऑफिशियल गैजेट में बताएगी। और कब से बताया है इन्होंने? 1 जुलाई 2024 से। सबसेक्शन 3, एनी पर्सन डन एनी एक्ट और ओमिशन इनसाइड इंडिया दिस लॉ अप्लाई। कोई भी इंसान हो। अब एनी पर्सन का मतलब क्या हो सकता है? सिटीजन हो सकता है और नॉन सिटीजन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिटीजन ही सिर्फ इंडिया के अंदर का अगर कोई क्राइम करेगा तो ही हम उस पर BNS अप्लाई करेंगे, नहीं। अगर कोई नॉन सिटीजन इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर कोई भी क्राइम कर रहा है जो BNS के अंदर क्राइम है, एक्ट और ओमिशन का मतलब हमेशा इलीगल होना चाहिए। एक्ट तो सारे एक्ट होते हैं, बट कोई भी इलीगल एक्ट या इलीगल ओमिशन हो रहा है इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर, फिर चाहे वो सिटीजन करे या नॉन सिटीजन करे, क्या अप्लाई होगा? BNS अप्लाई होगा। अगर उसके लिए कोई स्पेशल लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा है, इसके लिए भी सबसेक्शन है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर सबसेक्शन 4, इवन इफ अ पर्सन कमिट अ क्राइम आउटसाइड इंडिया दे कैन बी पनिश अंडर BNS इफ एन इंडियन लॉ सेज आर लायबल फॉर ट्रायल इन इंडिया। अब ना हमारे पास एक किताब है, इसे हम बोलते हैं बेयर एक्ट। प्रोफेशनल की हो सकती है, यूनिवर्सल की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, बट ये बुक आपको हमेशा रेफर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारी बेयर एक्ट हमेशा ओपन होनी चाहिए। अब आप उसके अंदर जब सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे, वो दे के रखा है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। ये बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है, बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है, ऐसे तो समझ आएगा ही नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोई भी पर्सन है, इवन इफ अ पर्सन, नहीं, एनी वन, इवन इफ अ पर्सन नहीं, इन एनी पर्सन होगा। एनी पर्सन कमिट अ क्राइम आउटसाइड इंडिया, कोई भी इंसान हो सकता है, वो सिटीजन हो सकता है या वो नॉन सिटीजन भी हो सकता है। कमिट अ क्राइम आउटसाइड इंडिया, ये सेक्शन सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कोई भी क्राइम जो इंडिया के अंदर हो रहा है। ये बात कर रहा है जो इंडिया के बियॉन्ड हो रहा है, बियॉन्ड मतलब इंडिया के बॉर्डर्स के बाहर हो रहा है। दे कैन बी पनिश अंडर BNS, वो BNS के अंदर पनिश किए जा सकते हैं। इफ एन इंडियन लॉ सेज दे आर लाइबल फॉर ट्रायल इन इंडिया,
अगर कोई भी एक इंडियन लॉ ये चीज बोल रहा है कि वो ट्राइबल है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए, मेरे पास जगह खाली नहीं है, होप सो ये आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो प्लीज नोट कर लो इसको। मैं 1 मिनट में जगह दी है, हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स है, ये हस्बैंड है एंड ही इज फ्रॉम यूके, एंड ये वाई है, और यूके नहीं लेते हैं, कोई और कंट्री लेते हैं। यूके के अंदर आई थिंक बाइगेमी अलाउड नहीं है, आई हैव नो आइडिया, किसी को आइडिया हो तो बता देना, बट समझ लेते हैं ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। सॉरी, फोन आ गया था। ये एक्स है, हस्बैंड है, ये पाकिस्तान से है। अब मैं पाकिस्तान क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे एक वही कंट्री का नाम याद आ रहा है जहाँ बाइगेमी अलाउड है। दूसरी, ये वाई है, ये वाइफ है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये वाइफ है एंड शी इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इन दोनों की शादी हो गई है, पाकिस्तान के अंदर बाइगेमी अलाउड है, पर इन्होंने इंडिया के अंदर शादी की है, इंडियन मैरिज एक्ट है उसके अंदर शादी की है। इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर आप स्पेशल मैरिज कर सकते हैं, क्या स्पेशल मैरिज है? हाँ, ये स्पेशल मैरिज है। इसके साथ साथ इन्होंने बाद में ये वहां जाके रिसाइड करने लग गए, बाद में जाके हस्बैंड ने शादी कर ली, बाइगेमी कर ली, किसी और से शादी कर ली, तो क्या वो पनिशेबल है? पाकिस्तान के लॉस के अकॉर्डिंग नहीं है, बाइगेमी अलाउड है। लेकिन वाइफ चाहे तो इंडिया के अंदर हस्बैंड को सू कर सकती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी इंडियन मैरिज एक्ट में की है, यानी कि कोई भी लॉ ये चीज बोल रहा है कि आप लाइबल है ट्रायल के लिए इंडिया के अंदर, इंडियन मैरिज एक्ट कह रहा है कि बाइगेमी अलाउड नहीं है, हस्बैंड ने कर ली, तो फिर वो इंडिया के अंदर लाइबल हो जाएंगे। ये चीज बीएनएस बोल रहा है। क्या हम इसे मर्डर के देख सकते हैं? अगर किसी ने एक्स हस्बैंड वाइफ ना देख के हम देखते हैं ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये बस फ्रेंड्स हैं, एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, ना ये इंडियन है ना ये इंडियन है, दोनों में से कोई भी इंडियन नहीं है, बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं दुनिया की, क्या वो लाइबल होंगे? ना उन्होंने इंडिया के अंदर किया, ना इंडिया के पर्सन के साथ क्राइम किया, तो क्या वो इंडिया के अंदर लाइबल होंगे? जी नहीं, वो इंडिया के अंदर लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि ना तो लॉ बोल रहा है, ना उन्होंने इंडिया के किसी पर्सन के साथ किया है, ना इंडिया की बाउंड्री के अंदर किया है। तो जब एग्जाम्पल समझ आ गया, ठीक है। नहीं समझ आया तो रिपीट करके देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोबारा समझाने में, ठीक है। 5 एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे कैसे होगा? क्लॉज 1 बात कर रहा है, इंडियन सिटीजन कमिट एन ऑफेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, XYZ किसी भी प्लेस पे करे, अमेरिका में करे, इंडिया में करे, बाहर मतलब बांग्लादेश में करे, कहीं पे भी करे, वो ऑफेंस कर रहा है, तो फिर वो पनिशेबल होगा बीएनएस के अंदर। सेक्शन 5 एक्सटेंशन बता रहे हैं कि वो और किस किस चीज पे लागू होने वाला है। बी, एनी पर्सन कमिट ऑफेंस ऑन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब इंडियन सिटीजन कहीं पे भी कर रहा है तो बीएनएस में पनिशेबल है, लेकिन एनी पर्सन का मतलब क्या होगा? एनी पर्सन का मतलब ये होगा कि चाहे वो सिटीजन है या वो नॉन सिटीजन है, सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, अगर वो किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, फिर ये जरूरी नहीं है कि वो जो शिप या वो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड होना चाहिए, नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, लेकिन रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया के अंदर है, और उस पर कोई भी इंसान सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है तो पनिशमेंट कहाँ होगा? बीएनएस के अंदर होगा। सी, एनी पर्सन एनीवेयर टारगेट्स कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अगेन एनी पर्सन का मतलब नॉन सिटीजन और सिटीजन, एनीवेयर कहीं पे भी, नो मैटर व्हाट, कि वो कहाँ पर है, वो इंडिया के अंदर है, वो पाकिस्तान में है, वो यूएसए में है, वो श्रीलंका में है, वो कजाकिस्तान में है, कहीं पे भी है, पर उसे टारगेट किसको किया है? वो वहां बैठ के इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है, तो कहाँ पनिशेबल होगा? बीएनएस के अंदर पनिशेबल होगा। फिर इसके अंदर ना एक एक्सप्लेनेशन भी देके रखा है, एक एक्सप्लेनेशन जोड़ लेना ऑफेंस का। ये बोल रहा है कि ऑफेंस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो चीज उस कंट्री के अंदर हो रही है वहां पे ऑफेंस है या नहीं है, अगर वो चीज इंडिया में ऑफेंस है तो वो ऑफेंस काउंट होगा। जैसे कि हमने सबसेक्शन 4 के अंदर देखा था कि बाइगैमी पाकिस्तान में तो ऑफेंस नहीं है पर इंडिया में ऑफेंस है, तो वो वहां ट्राइबल नहीं हो सकता है, पर उसे यहाँ ट्राई किया जा सकता है, यहाँ लाके उस पर एक सिविल सूट या कोई भी केस उस पर फाइल किया जा सकता है बाइगैमी के लिए।
तो फिर ऑफेंस का मतलब क्या होगा? ऑफेंस का मतलब उस कंट्री के अंदर लाइबल होना जरूरी नहीं है, बट इस कंट्री में यानी इंडिया के अंदर वो चीज पनिशेबल है, वो चीज ऑफेंस है, तो उसे हम ऑफेंस की कैटेगरी में रखेंगे। सबसेक्शन 6 नॉट अप्लाई ऑन। अब हमने 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 5 तक हमने पढ़ा कहाँ कहाँ अप्लाई होने वाला है। अब हम पढ़ने वाले कहाँ अप्लाई नहीं होगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर। अब कैसे? अगर कोई भी डिजर्शन हुआ है, कोई भी म्यूटेनी हुई है आर्मी के अंदर और उसके लिए स्पेशल लॉ बना के रखे, आर्मी का स्पेशल लॉ अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, तो वो उस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर पनिशेबल होंगे, ना कि बीएनएस के अंदर। कोई भी स्पेशल लॉ है लाइक पॉक्सो है, सॉरी पॉक्सो हो गया, या फिर जेजे एक्ट हो गया, तो ये सब स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जब यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं तो स्पेशल लॉ में आएगा। हमेशा एक चीज याद रखना, स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ से प्रिवेल करता है। इसके लिए जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक मैक्सिम है, वो मैक्सिम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है वो मैक्सिम। फिर है लोकल लॉज। अगर कोई भी लोकल लॉ है उसके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, वहां का जो लोकल लॉ होगा वही अप्लाई होगा। ठीक है, सेक्शन 1 फिनिश हो गया। नहीं समझ आओ एक बार जरा सा पीछे जाके देख लेना, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज 1। हाँ, एक और चीज, अब जो लोग इसे सब सेक्शन 1 पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुनो। बैरेक्ट खोलो अपनी, बैरेक्ट खोलो, उसके अंदर सेक्शन 2 पर आओ, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद क्या है? इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। उसके बाद हमें फुल स्टॉप नहीं दिखता है, उसके बाद हमें दिखता है ऐसे करके एक साइन है, ये इसका मतलब होता है, ये साइन का मतलब होता है कंटिन्यूएंस। और जब भी किसी भी सेक्शन के अंदर कंटिन्यूएंस है और उसके बाद फिर चाहे 1 2 3 आए, चाहे एबीसी आए, चाहे ये स्मॉल 1 2 3 आए, वो हमेशा क्लॉज होने वाला है, सब सेक्शन नहीं होगा। कोई भी ये मत सोचना कि सेक्शन का मतलब सेक्शन 2, फिर उसके बाद अगर ये आया तो ये क्लॉज, ये सब सेक्शन, ये आया तो क्लॉज, ये आया तो सब क्लॉज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये भी क्लॉज हो सकता है अगर कोई भी चीज कंटिन्यूएंस के अंदर आ रही है। ये बात हमेशा याद रखना, कहीं पे भी जाके अगर आप किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में जा रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद में अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, तो अगर काफी लोग ये गलती करते हैं तो हमें ये गलती नहीं करनी है, याद रखना, अभी सीख लो। फिर है क्लॉज 1 एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होगा? सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स। सिंगल एक्ट, मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा, सिंगल एक्ट। सीरीज ऑफ एक्ट, मैं किसी के घर में घुसी, ट्रेसपास किया, मैंने उसके घर का ताला तोड़ा, हाउस ब्रेकिंग किया, अंदर गई, तिजोरी खोली या उसको तोड़ा, उसमें सामान निकाल के बाहर आ गई, थेफ्ट हुआ। तो क्या होगा? ये सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? एक एक्ट ही बोलेंगे। यानी एक सिंगल एक्ट को, थप्पड़ मारने को, या ये पूरा कांड करने को, घूमने फिरने को, इनको भी क्या बोलेंगे? एक्ट ही बोलेंगे। 2 एनिमल, अगेन क्लॉज 2 एनिमल, लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। वैसे तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल ऑल्सो, बट बीएनएस नहीं मानता है, तो एनिमल का मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो। क्लॉज 3 चाइल्ड, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स। एक चीज ना इसमें बहुत अच्छी है जो बीएनएस के अंदर है, कि कोई भी चीज है ना वो सीरीज के अंदर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है। तो अगर हमें सेक्शन, सब सेक्शन नहीं, क्लॉजेस, अगर हमें क्लॉजेस के नंबर याद करने हो, तो अगर हम कुछ चीजें पकड़ के रख लें, जैसे कि एक्ट, एनिमल, चाइल्ड, ये सारी चीजें अगर 1 2 3 करके भी देखेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगी ये। फिर 8 के अंदर डॉक्यूमेंट आ रहा है, 16 5 के अंदर कोर्ट आ रहा है, 16 के अंदर जजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पकड़ लेना तो हम इनके आसपास की चीजें आसानी से लर्न कर सकते हैं, तो ये चीजें हमेशा माइंड में बना के रखना। क्लॉज 4 काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है? वैसे तो डेफिनेशन बहुत घुमा फिरा के दी हुई है, और मैं यहाँ पे बैरेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बैरेक्ट को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये बैरेक्ट की लैंग्वेज नहीं है, बैरेक्ट की लैंग्वेज बैरेक्ट के अंदर मिलेगी, और उसे प्रिफर करो, उसे खोल के रखो, समझने में आसान होगा। ये नहीं लिखना है हमें पेपर में, ये समझने के लिए आसान है, पेपर में हमें यही लिखना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हो, अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन के बैरेक्ट प्रेफर करो, खरीद लो, रखो अपने पास। तो काउंटरफीट, मेक अ फेक दैट लुक लाइक रियल टू ट्रिक समवन। सिंपल है, कोई भी काउंटरफीट का मतलब होता है किसी भी चीज का फेक बनाओ, कैसे कि वो रिजेंबल करे, वो लुक लाइक करे रियल जैसा, और ताकि किसी को आप ट्रिक कर सको। यही सेम चीज बैरेक्ट के अंदर लिखी हुई पर थोड़ा घुमा फिरा के, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट
who cause one thing to resemble another thing, who one thing resemble to another thing, intending by means of that resemble, intending, तो क्या intention है? To trick someone, intending to by means of that resemblance to practice deception, deception धोखा देना, trick करना, और knowing that it likely to decept will thereby practice, या फिर जानते हुए भी कि उससे हम कोई इंसान धोखा खा सकता है, तो बैरेक्ट प्रेफर करो। जैसे जैसे इसके साथ बैरेक्ट प्रेफर करोगे बैरेक्ट की लैंग्वेज समझ आने लगेगी। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 1 देके रखा है, अ फेक डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई फेक चीज बना रहे हो तो एग्जैक्ट सेम दिखे, वो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी, उसका फॉन्ट साइज डिफरेंट हो। अब बाद में जाके ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं इसका तो फॉन्ट डिफरेंट था, मैं क्या करूँ, है ना, मैं ये चाहता ही नहीं था, देखो किसी को पता चल जाएगा। नहीं, अगर आपका इंटेंशन था किसी को डिसेप्ट करना, किसी को धोखा देना, किसी को ट्रिक करना, और आपने उसका काउंटरफीट किया किसी भी चीज का, वो मनी का हो सकता है, वो किसी मूर्ति का हो सकता है ना, किसी सामान का हो सकता है, किसी लोगो का हो सकता है, शूज का हो, किसी भी चीज का काउंटरफीट हो सकता है, तो फेक डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट, उसका परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। वैसे काउंटरफीट अगर हम बीएनएस में देखेंगे ना, तो जो सेक्शंस आएंगे ना आगे, उसमें काउंटरफीट का मतलब ही यही है कि आप कोई भी मनी का कर रहे हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी का कर रहे हो, स्टैम्प्स का कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा शूज वूज मत लिख के आना। बट हाँ, मैं समझाने के तरीके से बोल रही थी। एक्सप्लेनेशन 2, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु काउंटरफीट। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पे रहेगा? जिसने काउंटरफीट किया है। इफ द फेक वन इज परफेक्ट इनफ टू ट्रिक समवन या टू डिसेप्ट समवन, ऐसा हो रहा है कि मैंने कोई मनी है, मैंने एक 500 का नोट लिया और मैंने काउंटरफीट करने की कोशिश की और मैंने अच्छा काउंटरफीट किया, ठीक है। अब उससे मैं किसी भी इंसान को पागल बना सकती हूँ। सामने वाले, मैंने किसी दुकान वाले को दिया और मैंने उसको पागल बना दिया, उससे डिसेप्ट कर लिया, उसका नुकसान करवा दिया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे होगा हमेशा। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि मैंने वो डिसेप्शन के लिए ही बनाया था, बाद में मैं कोई और बहाना नहीं दे सकती हूँ, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने वो इसलिए नहीं बनाया था ताकि मैं किसी को ट्रिक कर सकूं। तो अगर मेरा फेक परफेक्ट इनफ है, किसी को पागल बनाने के लिए इनफ है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे रहने वाला है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा मैंने जानबूझ के किया है। ये एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है। अब इसको जाके एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ डायरेक्ट में पढ़ो, है ना, और समझो कि क्या ये वही है जो लिखा है। हाँ वही है, उल्टा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, बट लैंग्वेज समझो इसको देख के, ठीक है। क्लॉज 5, कोर्ट, जज और बॉडी ऑफ जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोर्ट का मतलब कोई भी बिल्डिंग नहीं होती है। कोर्ट का मतलब क्या होता है? जजेस होते हैं या बॉडी ऑफ जजेस। जजेस मतलब एक सिंगल कोई भी मजिस्ट्रेट हो गए, या बॉडी ऑफ जजेस कोई बेंच हो गई, जब भी वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, या वो फर्स्ट ऑफ ऑल जज हो या बॉडी ऑफ जजेस हो, वो इम्पावर्ड होने चाहिए लॉ के तहत कि वो कोई भी जुडिशली एक्ट कर पाए। और जब भी वो इम्पावर्ड है और जब भी वो एक्ट कर रहे हैं जुडिशली, तब उनको कोर्ट कहा जाएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहे हैं, वो लंच कर रहे हैं बैठ के, तो हम उनको कोर्ट नहीं बोलेंगे। जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे हैं तब हम उन्हें क्या बोलेंगे? कोर्ट बोलेंगे। क्लॉज 6, डेथ, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं किया जाए या किसी और तरीके से नहीं देखा जाए, जैसे डेथ ऑफ अ कंपनी, है ना, डेथ ऑफ अ कॉर्पोरेशन, तब तक डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ ही माना जाएगा। 7, डिसऑनेस्टली, डूइंग एनीथिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन। मैं कोई भी चीज इसलिए कर रही हूँ ताकि या तो मैं किसी इंसान को रॉन्गफुल गेन करवा सकूं या रॉन्गफुल लॉस करवा सकूं, तो उसे क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्टली बोलेंगे। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई भी फ्रॉड कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कर, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। डिसऑनेस्टी का मतलब ही ये होता है कि या तो मैं खुद को कोई भी गेन करवाना चाहती हूँ, किसी और को गेन करवाना चाहती हूँ, किसी और को कोई रॉन्गफुल लॉस करवाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी डिसेप्शन का तरीका यूज कर रही हूँ, किसी को धोखा देने के लिए कुछ भी कर रही हूँ, उसे डिसऑनेस्टली कहा जाएगा। क्या होना जरूरी है? रॉन्गफुल होना जरूरी है, ठीक है। 8, डॉक्यूमेंट। इसकी डेफिनेशन बहुत प्यारी है, वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, बहुत आसान है। तो स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, ऐसा लगेगा अरे यार क्या चीज है, पर क्या चीज नहीं है, बढ़िया चीज है। डॉक्यूमेंट, एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ या डिस्क्राइब कर रही हूँ, ऑन, ऑन मतलब किसी के, ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। पेज हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, दीवार हो सकती है, कोई टी शर्ट हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी सब्सटेंस हो सकता है। इसके ऊपर अगर कोई चीज लिखी हुई है तो
इसको भी हम सब्सटेंस कंसिडर कर सकते हैं। मान लो कल को जाके मुझे पता चले कि इसके अंदर जो रिफिल भरी हुई है वो टॉक्सिकेटेड है, उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, ये लिखती हूँ मैं, उसकी स्मेल जाती है जिससे मैं बीमार हो रही हूँ, और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मान लो यहाँ दी हुई है, तो क्या ये डॉक्यूमेंट हो सकता है? हाँ, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। ऑन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, किस तरीके से, चाहे वो लेटर से हो, फिगर से हो या मार्क से हो। लेटर A B C D क ख ग घ, है ना, ये सब लेटर्स हो गए। कोई भी फिगर हो 1 2 3 XYZ। मार्क, ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, है ना, ये इक्वल्स टू मार्क हो गया, ये कॉमा मार्क हो गया, कोई भी मार्क हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है डॉक्यूमेंट में, BNS के अंदर। विच कैन बी यूज एज एविडेंस, या तो उसका इंटेंशन है, वहां पे इंटेंशन वर्ड भी लिखा हुआ है, मेरे को लिखने में दिक्कत आ रही थी इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। या तो मेरा इंटेंशन हो कि मैं उसे एविडेंस की तरह यूज करूं, या फिर मैंने ना उसको चाहती हूँ या तो यूज करूं, सॉरी, या फिर यूज कर दिया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन देके रखी है। एक्सप्लेनेशन 1 है, इट डज नॉट मैटर हाउ द इंफॉर्मेशन वॉज क्रिएटेड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो रही है या किस पे कार्ड हो रही है। मैंने कहा पत्थर भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये पेन भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी चीज पे वो अगर हम लोग कोई भी चीज लिख रहे हैं तो किस तरीके से या किस चीज पर, ये मतलब नहीं है। अगर हम उसे एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं तो हाँ, वो चीज डॉक्यूमेंट है। सेकंड एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि अगर जगह कम थी इसलिए अगेन मैं बोल के बता रही हूँ, समझने के लिए बैरेट खोल के रखो, उसके अंदर समझ आ जाएगा। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो मान लो कोई भी वो हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई जो किसी भी कौन सा लॉ बोलते हैं उसको, द डॉक्यूमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्रेड और कमर्शियल कस्टम एज एविडेंस, इट इज लीगली अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी पेज है, कुछ भी ऐसी चीज है जिसे कोई भी कस्टमरी लॉ, है ना, या कोई मर्केंटाइल लॉ, जो बिजनेस वाले लॉज होते हैं, जो इन लॉ ऑन पेपर रिकॉग्नाइज नहीं है लेकिन बिजनेस के अंदर उसे लॉ माना जाता है, काफी जगह ऐसा होता है, तो अगर उसके तहत भी कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसे भी डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। कोर्ट का मतलब जजेस या बॉडी ऑफ जजेस जो भी जुडिशरी एक्ट कर रहे हैं। डेथ मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ। डिसऑनेस्टली, अगर मैं किसी को रॉन्गफुल लॉस कर रही हूँ या किसी को रॉन्गफुल गेन करवा रही हूँ तो उसे डिसऑनेस्टली बोलेंगे। डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी मैटर किसी भी चीज पे लिखा हुआ, चाहे वो वर्ड्स नहीं, लेटर्स में लिखा हो, फिगर्स में हो या मार्क्स से लिखा हुआ हो, और मेरा इंटेंशन ये है कि मैं उसे एविडेंस की तरह यूज कर सकूं, या जो चीज एविडेंस की तरह यूज किए जा सकती है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट। क्लॉज 9, फ्रॉडुलेंटली, स्पेसिफिक इंटेंट टू डिफ्रॉड। फ्रॉडुलेंटली का मतलब ही होता है कि किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए हमारा स्पेसिफिक इंटेंशन। इसमें भी रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है, लेकिन इसमें और डिसऑनेस्टी में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है, यहाँ पर जो भी चीज होगी ना वो एक्टिव होगी। एक्टिव का मतलब क्या हो रहा है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एडमिशन चाहिए और मैंने EWS का नकली सर्टिफिकेट बना लिया ताकि मेरे को किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मेरे को थोड़े कम मार्क्स के साथ भी चल जाए, मेरी जॉब लग जाए, एडमिशन नहीं, मेरी जॉब लग जाए, तो मैंने EWS का सर्टिफिकेट बना लिया। क्या मैं यहाँ पे कोई एक्टिव कर रही हूँ? मैं कुछ कर रही हूँ ये करने के लिए, हाँ। तो मैं यहाँ पे अब उससे मेरा मॉनेटरी, हाँ कह सकते हैं मेरा मॉनेटरी फायदा हो रहा है किसी का, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है किसी का, लेकिन मेरा मॉनेटरी फायदा हो रहा है। पर दूसरी चीज, फ्रॉडुलेंटली के अंदर कभी भी मॉनेटरी होना जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए होना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी की डेपुटेशन डैमेज की जा रही हो, या हो सकता है किसी की माइंड या बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन एक्टिव होना चाहिए, और मॉनेटरी कोई फायदा हो या कोई नुकसान हो ये जरूरी नहीं है। डी फ्रॉड के अंदर मॉनेटरी की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं डी फ्रॉड का, ना सॉरी, डी फ्रॉड नहीं, डिसऑनेस्टली, सॉरी, डिसऑनेस्टली का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे घर के बाहर एक साइकिल खड़ी थी, ठीक है, मुझे अच्छी लगी, मैं उसको चला के ले गई। क्या मैंने किसी से झूठ बोला? क्या मैंने कुछ किया उसके लिए? क्या किसी को ट्रिक किया? नहीं किया। यहाँ पे ट्रिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट बनाया, मैंने यहाँ पर किसी को ट्रिक किया, किसी के साथ डिफ्रॉड किया, जबकि वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट नहीं था, कोई भी एक्टिव ट्रिक करना नहीं था, कोई डिफ्रॉड नहीं था। इसके लिए ना एक केस है, लिख लो, डॉक्टर विमला
वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आगे स्पेलिंग लिखना है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि दो चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट, तो कोई भी चीज एक्टिव होनी जरूरी है, किसी का डिफ्रॉड होना जरूरी है, वो भी एक्टिव कंसीलमेंट से। सेकंड चीज उन्होंने बोली थी कि क्या बोला था, एक्टिव कंसीलमेंट होना जरूरी है तो, और एक इंजरी होनी जरूरी है। इंजरी मॉनिटरी होनी जरूरी नहीं है, बट रेपुटेशन को भी इंजरी हो सकती है, तो उसको भी हम फ्रॉडुलेंटली में काउंट करेंगे। दो चीज लैंडमार्क जजमेंट है, इसको लिख के आ जाना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। 10 जेंडर, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स अप्लाई टू मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ही का मतलब अगर किसी विमेन ने भी किया हो तो हम उसके लिए भी ही यूज कर सकते हैं। कहाँ पे ही यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मर्डर है, मर्डर के सेक्शंस में देखना कि उसने ऐसा किया तो ही, इफ ही इज डूइंग अ मर्डर, ऐसा करके कहीं पर है तो ही का मतलब ऐसा नहीं कि आदमी ने मर्डर किया तो ही पनिशेबल है, औरत भी कर सकती है, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। इसी के अंदर एक एक्सप्लेनेशन देके रखा है। उस एक्सप्लेनेशन में बोला है कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होगा। ट्रांसजेंडर का मतलब होगा सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर जो डेफिनेशन देखी रखी है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के अंदर, वो होगा ट्रांसजेंडर का मतलब। भाई कितनी चीजें याद करनी पड़ती है। 11, मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ, ठीक है, तो बोलना मत कि भूल जाते हो, इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। गुड फेथ, एनीथिंग विच इज डन इन ड्यू विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई भी चीज जो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ की गई हो उसे हम गुड फेथ बोलेंगे। ये नेगेटिव डेफिनेशन है बैरेक्ट के अंदर। बैरेक्ट के अंदर देके रखा है, नथिंग इज सेड टू बी इन गुड फेथ इफ इट इज डन विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई भी चीज को हम गुड फेथ नहीं बोलेंगे अगर वो बिना ड्यू केयर और अटेंशन के लिए हुई है। ये है नेगेटिव डेफिनेशन। हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, एनीथिंग विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन उसे हम गुड फेथ बोलेंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, मर्जी तुम्हारी। 12, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मेरे को लिखने में जोर आ रही थी तो मैंने सेंट्रल का सी और स्टेट का एस लिख दिया, और GOVT गवर्नमेंट। आगे भी मैं ऐसे लिखूंगी तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कहा जाएगा। 13, हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होगा? सप्लाइंग शेल्टर, फूड, क्लोथ, ड्रिंक, मनी, आर्म्स, अम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। अगर मैं किसी भी इंसान को कोई भी शेल्टर, रहने की जगह, खाना, पानी, कपड़े, पैसे, आर्म्स, हथियार, गोला बारूद, या फिर मीन्स ऑफ कन्वेंस, साइकिल, बाइक, स्कूटी, कार, बस की टिकट, प्लेन की टिकट, ऐसा कुछ भी उसको दे रही हूँ या उसे असिस्ट कर रही हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ, सप्लाई करके इनमें से कुछ या कुछ और जो इस के अंदर नहीं दिया गया है, इसके अंदर मतलब इस क्लॉज के अंदर जो चीज नहीं दी गई है, ऐसा कुछ उसे सप्लाई करके उसे असिस्ट कर रही हूँ ताकि वो इवेड कर सके अरेस्ट से। क्लॉज क्या, उसके अंदर क्या देके रखा है? बैरक के अंदर एपरेंशियल देके रखा है, उसका मतलब अरेस्ट होता है, तो हम सिंपल टर्म में अरेस्ट भी लिख सकते हैं। अगर मैं किसी की किसी भी तरीके से कोई मदद कर रही हूँ, खाना, पानी, बाइक, गाड़ी, भागने का जरिया, रहने के घर, या पैसे, या हथियार, गोला बारूद, कुछ भी देके उसकी मदद कर रही हूँ, उसे असिस्ट कर रही हूँ, इनमें से कुछ देके या इनके अलावा कुछ देके, ताकि वो अरेस्ट से भाग सके, तो क्या कर रही हूँ मैं? उसे हार्बर कर रही हूँ। हार्बर का मतलब ये होता है। आगे सेक्शंस में आएगा, हार्बरिंग के लिए अलग अलग केसेस में आएगा क्या, कौन हार्बर। एक और चीज, हार्बर किस पे अप्लाई नहीं होता है? वाइफ और हस्बैंड के ऊपर हार्बर अप्लाई नहीं होता है। यहीं पे बता दे रही हूँ, आगे भी बताऊंगी जहां पर होगा वहां पे। तो हार्बर का मतलब समझ आ गया, ठीक है। तो फ्रॉडुलेंटली किसी को कुछ एक्टिव कंसीलमेंट करके, कुछ किसी को बुद्धू बना के किसी का नुकसान करना, उसे डिफ्रॉड करना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंटली। केस है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। जेंडर का मतलब ही और स्टेरिक, ही, हिम, दे, देम, दीज, दोस, ये सब फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर सबके लिए यूज होगा। गुड फेथ का मतलब कोई भी चीज ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ की जाए उसे गुड फेथ कहेंगे। गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हार्बर का मतलब किसी की मदद करना, उसे इनमें से कुछ भी या इनके अलावा कुछ प्रोवाइड करवा के ताकि वो अरेस्ट से भाग जाए, दैट इज कॉल्ड हार्बर। याद हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है, एक बार डायरेक्ट पढ़ लेना, याद हो जाएगा पक्का पक्का। और अगर याद हो जाए ना तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा के, ठीक है।
क्लॉज 14 इंजरी, इलीगल हार्म टू बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन। इंजरी का मतलब हमेशा इलीगल होगा। अगर कोई भी लीगल हार्म हो रहा है तो हम उसे इंजरी कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी इलीगल हार्म, फिर चाहे वो बॉडी में पहुंचे, कोई भी चोट हो, माइंड में पहुंचे, कोई भी मेंटल अगॉनी हो, प्रॉपर्टी के अंदर किसी से थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई हो, या रेपुटेशन डिफेमेशन हो, तो हम उसे इंजरी कंसिडर करेंगे। 15 इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। ये देखो 15 क्लॉज 15 दो के बारे में बात कर रहा है, इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल एनीथिंग विच इज ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, नहीं पनिशेबल नहीं है, सॉरी, ये प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रोवाइड ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। कोई भी ऐसी चीज जो या तो ऑफेंस कंसिडर है, या तो वो प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर कि उसे नहीं करना चाहिए, या फिर उसके लिए ग्राउंड देके रखे हैं कि आप इस पे सिविल एक्शन ले सकते हो। किसी भी कोई प्रॉपर्टी ले ली, हम उसके लिए सिविल एक्शन ले लेंगे। कोई भी थेफ्ट हो गया, कोई भी ना चोरी हो गई, थेफ्ट चोरी ही होता है, मैं घूम गया मेरा दिमाग, है ना, कोई मर्डर हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया जिसके लिए वो चीज या तो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड है लॉ के अंदर, या सिविल एक्शन लिया जा सकता है, वो इलीगल होगा। और लीगली बाउंड टू डू वो होता है जिसको ओमिट करना इलीगल हो, यानी कि अगर हमने वो नहीं किया तो वो ऑफेंस हो जाएगा, उसको ना करना प्रोहिबिटेड है, या वो हमें एक सिविल एक्शन के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करता है अगर हम उसे ओमिट कर दें, जो भी हमारी ड्यूटी है उसको। 16 जजेस, ये हम क्लॉज 5 के अंदर पढ़ चुके हैं। कोर्ट क्या होगा? कोर्ट मतलब जज और बॉडी ऑफ जजेस, है ना, जजेस या बॉडी ऑफ जजेस इम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट और एक्ट जुडिशली, उसे जज कहेंगे। अब यहाँ पे 16 में जज की डेफिनेशन है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। अगर किसी को ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है, उसकी पोस्टिंग हुई है, उनका रिक्रूटमेंट हुआ है, मैं जब ज्यादा बोलती हूँ ना तो मैं फंबल करने लगती हूँ, तो उसे जज कहेंगे। सब क्लॉज 1 बोलता है empowered by law to give judgment in any civil or criminal proceeding, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी गंदी है इसलिए मैंने उसे दोबारा लिखा है। कोई भी लॉ जब हम उस इंसान को एम्पावर करता है कि वो जजमेंट दे सकता है किसी भी सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, और ये भी जजमेंट कैसा होना चाहिए? डेफिनेटिव होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटिव नहीं है शायद, जस्ट गिव मी अ सेकंड, उसे क्या बोलते हैं, हाँ डेफिनेटिव ही है, डेफिनेटिव होना चाहिए, यानी कि जैसे वो जजमेंट दिया वो डेफिनेटिव जजमेंट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नॉन अपीलेबल जजमेंट दे दिया, वो डेफिनेटिव है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? जज हो गया। या फिर जो बॉडी ऑफ जजेस या जो जजेस, जो इंसान या एक ग्रुप बैठ के जो डिसीजन दे रहा है, वो सब जज हो गए, क्योंकि वो एक ऐसा जजमेंट पास कर रहे हैं सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर जो डेफिनेटिव है। या कोई भी एक ऐसा ऑर्डर जो अगर अपील ना किया जाए, जैसे 30 दिन के अंदर, लिमिटेशन एक्ट में देके रखा ना 30 दिन में अपील कर सकते हो, 60 दिन में, 90 दिन में, किसी भी चीज के लिए अपील कर सकते हो, तो जब वो अपील नहीं किया जाए तो वो डेफिनेटिव हो जाए, है ना। या फिर थर्ड, कि आप उसे अपील कर दो और उसके बाद कोई और अथॉरिटी अगेन उसको कंफर्म कर दे तो वो डेफिनेटिव हो जाए। इन तीनों को किसमें है? क्लॉज 1 के अंदर दिया गया है। 2 बोल रहा है पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू गिव सच जजमेंट। कैसा जजमेंट? डेफिनेटिव जजमेंट। कोई भी ऐसा जजमेंट जो अपील के बाद डेफिनेटिव हो जाए, या कोई भी ऐसा जजमेंट जो अपील नहीं की जाए प्रिस्क्राइब टाइम में तो वो डेफिनेटिव हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? तो वो पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन जो ये सब दे रहे हैं उनको जज कहा जाएगा। 14 बोल रहा है इंजरी, इलीगल हार्म, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी के अंदर इंजरी। इलीगल कोई भी चीज जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, ऑफेंस है, वो सब इलीगल है। और लीगली बाउंड टू डू, जिसे ना करना इलीगल है, वो लीगली बाउंड टू डू है। और जजेस के अंदर कोई भी इंसान जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है, या कोई भी इंसान जो एम्पावर्ड है कि वो कोई भी जजमेंट दे सकता है, एक डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है, या कोई ऐसा जजमेंट दे सकता है जो टाइम पे लिमिटेशन पीरियड के अंदर अगर अपील नहीं किया जाए तो डेफिनेटिव हो जाएगा। या फिर अपील करने के बाद अगर कोई और सुपीरियर अथॉरिटी, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसे कंफर्म कर देगी, तो अगेन वो डेफिनेटिव जजमेंट हो जाएगा, तो उसे जज कहेंगे कोई वो पर्सन इम्पावर है जो। और पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन टू गिव सच जजमेंट, उन्हें जजेस कहा जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अब मैं थक गई हूँ, थक तो क्या गई हूँ, बट मेरा गला दुख रहा है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में देखते हैं। टिल दैट टेक केयर and bye bye, and if you like my video, like it. Oh,
वो लाइक कर देना, लाइक इट मतलब ऐसा कि हाँ अच्छा लगा वैसा नहीं, लाइक कर देना, कमेंट बिलो और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।